हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपन बात कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। एक क्लास पहले इस आंदोलन के बारे में एक क्लास से हम पढ़ चुके हैं। अलग अलग जगह से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो नमक सत्याग्रह चलाए गए उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया। किस जगह से महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटी थी उन सभी घटनाओं का हमने अलग अलग जगह से इनका अध्ययन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत का दूसरा राष्ट्रव्यापी स्तरीय आंदोलन था, जो भारत के प्रत्येक कोने कोने तक फैला हुआ था। पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था पूर्वोत्तर भारत में नागा महिला रानी गैडी नेल्लू, जिनको रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई, और उनके साथ में जदो यांग, उन्होंने मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ही हमने पढ़ा था जिया तरंग आंदोलन चलाया था। पश्चिमोत्तर भारत से लाल कुर्ती दल खुदाई खिदमतकार के संस्थापक खान अब्दुल गफार खान के द्वारा नमक सत्याग्रह चलाया गया था। दक्षिण भारत के भी हमने अलग अलग स्थानों से अध्ययन किया। मध्य भारत, बिहार से चौकीदारी कर न देने का, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत से वन सत्याग्रह चला था, संयुक्त प्रांत से कर न देने का आंदोलन चला था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा जो आंदोलन चलाया था, उसी आंदोलन के तहत उन्होंने जगह जगह से ये आंदोलन नमक सत्याग्रह के रूप में चला था। जगह जगह से यात्राएं निकली थी। उसके बाद आगे जो हम पढ़ रहे हैं अलग अलग स्थानों से हमने इसके बारे में पढ़ लिया। आंध्र प्रदेश से यदि हम बात करते हैं, आंध्र प्रदेश से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो नेतृत्व किया जाता है वो किया जाएगा आपके किसके द्वारा, हम याद रखेंगे। पीछे 5-6 बिंदु हम पढ़ चुके हैं, उनके अलावा याद रखना है आंध्र प्रदेश से, क्योंकि दक्षिण भारत में भी ये आंदोलन काफी सक्रिय रहा। तो आंध्र प्रदेश से यदि हम बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश से सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व किया जाता है वो किस व्यक्तित्व के द्वारा किया जाता है, तो हमें याद रखना है कि आंध्र प्रदेश से इनका नेतृत्व किया जाता है कोंडा वेंकटप्पया। कोंडा वेंकटप्पया। वैसे सामान्यतः एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यदि हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, विशेषज्ञ की बात करते हैं, तो ऐसे प्रश्न मिलान करने के रूप में जरूर पूछे जाते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से जो आंदोलन का नेतृत्व किया गया उनका मिलान कर दीजिए, या कौन सा सुमिलित नहीं है, कौन सा असुमिलित है। इस तरह के बढ़िया प्रश्न बनते हैं। इसलिए हमें याद रखना है कि आंध्र प्रदेश से इसका जो नेतृत्व किया था वो किसके द्वारा किया गया, हम याद रखेंगे कोंडा वेंकटप्पया के द्वारा यहां से नेतृत्व किया गया। बात करते हैं हम लोग बंबई की, तो जमनालाल बजाज, बंबई से इस दौरान जो नेतृत्व किया गया जमनालाल बजाज, एस के पाटिल, के एफ नरीमन, इन व्यक्तियों के द्वारा बंबई से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया। के एफ नरीमन, याद रखना है हमें अलग अलग स्थानों से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन किन व्यक्तियों के द्वारा नेतृत्व किया गया। बहुत सारी बातें हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। आंध्र प्रदेश से हमें याद रखना कोंडा वेंकटप्पया, बंबई से हमें याद रखना जमनालाल बजाज, एस के पाटिल और के एफ नरीमन के द्वारा बंबई के क्षेत्र से, बंबई के प्रांत से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह के लिए जो आंदोलन चलाया था उनका नेतृत्व इन व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। आपको पता है कि मई 1930 के अंदर गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया था। हमने पढ़ा था गांधी जी को पूना की यरवदा जेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद की जेल में बंद कर दिया गया था। उसके बाद में जब ये आंदोलन पूरे भारत में चला तो अंग्रेजों के ही द्वारा इस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, जब जगह जगह से ये नमक सत्याग्रह चलने लगा, जगह जगह से आंदोलन उठने लगे, तो उन्होंने एक समझौता करने की प्रयास किया था। उस समझौता करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जो इनकी बातें हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं था, इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। हम याद रखेंगे कमला देवी चट्टोपाध्याय, रानी गैडी नेल्लू,
जो 13 वर्षीय एक नागा महिला थी, उनके द्वारा भी इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई गई। तो याद रखना है, कुछ महिलाएं रही जिन्होंने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। ऐसी कौन कौन सी महिलाएं थी जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया? सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध नाम आता है वो हमें याद रखना है सरोजिनी नायडू, जिन्होंने धरासना जो नमक सत्याग्रह था उनका नेतृत्व किया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही। 1925 में कानपुर में जो सम्मेलन हुआ था, ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय होने के नाते इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस सम्मेलन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई। तो सरोजिनी नायडू का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान से रहेगा, वो हमें याद रखना। हमने एक अच्छी जगह पढ़ी थी, धरासना नमक सत्याग्रह। याद रखना है, इसका जो आंखों देखा हाल धरासना नमक सत्याग्रह का जो देखा था, हमने पढ़ा था अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर के द्वारा। और वेब मिलर ने कहा कि धरासना जैसा दृश्य, इतना भयानक दृश्य मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छी तरह से याद रखना है, कौन सा अमेरिकी पत्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन में मौजूद था? याद रखना, अमेरिकी पत्रकार कौन सा था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में मौजूद था? याद रखेंगे हम, कौन सा था? वेब मिलर। कौन सा अमेरिकी पत्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मौजूद था? तो याद रखना है वेब मिलर। वेब मिलर जो अमेरिकी पत्रकार था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उपस्थित था। और यह भी बात याद रखना, धरासना कांड के समय भी इन्होंने इनका आंखों देखा हाल देखा था। धरासना कांड का, नमक सत्याग्रह का आंखों देखा हाल देखा था किस पत्रकार ने? याद रखना, वेब मिलर। कौन सा पत्रकार जो धरासना नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है? अच्छा प्रश्न बनता है, वेब मिलर जो अमेरिकी पत्रकार था इसमें उपस्थित था। याद रखेंगे सरोजिनी नायडू, रानी गेडिनेल्यू, रानी गेडिनेल्यू जिसको रानी की उपाधि दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऐसे कुछ महिलाओं के नाम हमें याद रखना है कि वो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी थी। याद रखेंगे भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने चलाया था। याद रखेंगे भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? विनोबा भावे, जो पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे, जो पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए थे या जेल गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। इसके बाद में अंग्रेजों ने इस जब जगह जगह से नमक सत्याग्रह, जगह जगह से हड़ताल जुलूस फैलने लगे, महिला पुरुष बच्चे सभी जाति धर्म के लोग इसमें शामिल रहे। याद रखना हमें कि असहयोग आंदोलन में जिस तरह से मुस्लिम लोगों ने भारतीय लोगों का साथ दिया, उसी तरह से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भारतीय लोगों का साथ नहीं दिया, क्योंकि एक तो सांप्रदायिकता के आधार पर अंग्रेज उनको पहले से अलग कर चुके थे। उनके जो मुख्य नेता थे उन्होंने भी उनको इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित कर रखा था। लेकिन अच्छा प्रश्न बनता है कि बहुत कम संख्या में भाग लिया पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो बात भी याद रखना, महिला बच्चे पुरुष सभी प्रकार के लोगों ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन को स्थगित करने के लिए इस आंदोलन को स्थगित करने के लिए इस आंदोलन को स्थगित करने के लिए कि अंग्रेजों ने जो भारतीय लोगों की मुख्य समस्याएं थी, उन समस्याओं को सुनने के लिए उन्होंने ब्रिटेन के लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो हमें याद रखना है अंग्रेजों के द्वारा कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। याद रखेंगे अंग्रेजों के द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलन
अंग्रेजों के द्वारा आयोजित गोलमेज राउंडाकार टेबल है ये गोलमेज सम्मेलन। याद रखना हमें अंग्रेजों के द्वारा कितने गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। अच्छी तरह से ये बात हमें याद रखनी है कि इन लोगों के द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए? अच्छी तरह से ये बात हमें याद रखनी है कि अंग्रेजों के द्वारा कितने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन इनके द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे कि ये तीनों जो सम्मेलन होते हैं ये किस स्थान पे होते हैं? स्थान तीनों का क्या रहेगा? लंदन रहेगा। अच्छी तरह से याद रखना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुए थे? लंदन में आयोजित हुए थे। और तीनों यदि सन के रूप में हम याद करते हैं तो पहला जो सम्मेलन होता है वो 1930, दूसरा जो सम्मेलन होता है वो 1931 और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है वो 1932। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय 1932। तो याद रखना है अंग्रेजों के द्वारा भारतीय लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए उनके द्वारा क्या आयोजित किए गए? गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। राउंडाकार टेबल पे जो मीटिंग होती थी उन्हीं को ही गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। कितने थे? 3। और किस स्थान पे? तीनों का स्थान क्या रहेगा हमें याद रखना है, लंदन रहेगा। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। कितने गोलमेज सम्मेलन? 3, 30, 31 और 32। तीनों किस स्थान पे आयोजित हुए? लंदन में। बात अपन कर रहे हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन अंग्रेजों का कहां हुआ। बात कर रहे हैं किसकी? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम क्योंकि आंदोलन जब जगह जगह फैल रहा था तो उनकी समस्याओं को सुनने के लिए अंग्रेजों के द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो तिथि रहती है हमारी वो याद रखना है कि ये कब हुआ। तो हम याद रखेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो कब हुआ था? याद रखेंगे 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931। 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 ये तिथि याद रखनी है। वैसे सन के रूप में 1930 है लेकिन यदि डेट सहित पूछा जाता है आंकड़ा तो 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931। स्थान की यदि हम बात करते हैं कि किस स्थान पे आयोजित किया गया? सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस जो लंदन, तीनों का स्थान ब्रिटेन की राजधानी लंदन रहेगा। तो याद रखेंगे सेंट जेम्स पैलेस लंदन में, तीनों लंदन में ही आयोजित किए जाते हैं। लेकिन कई बार क्या है कि छोटा स्थान पूछा जाता है तो हमें ये बात याद रखनी कि सेंट जेम्स पैलेस जो कहाँ स्थित है? लंदन में। इनका जो उद्घाटन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन किया जाता है वो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम के द्वारा। उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? जॉर्ज पंचम के द्वारा, जो ब्रिटेन के उस समय के क्या थे? सम्राट थे। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का क्या किया जाता है? उद्घाटन किया जाता है। यदि हम अध्यक्षता की बात करते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई तो वो बात हमें याद रखना है रैमजे मैकडोनाल्ड, जो उस समय इंग्लैंड के क्या थे? प्रधानमंत्री। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो अध्यक्षता की जाती है वो किसके द्वारा? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है। याद रखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है और ये उस समय क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, ब्रिटेन के पीएम थे ये, उनके द्वारा इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है। तो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं हमें याद रखने अच्छी तरह से कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था वो कब हुआ? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931। किस स्थान पे? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में।
और उद्घाटन जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के क्या थे, सम्राट थे। अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, रैमसे मैकडोनाल्ड। एक विशेष बात हमें याद रखनी है कि कांग्रेस ने केवल 3 गोलमेज सम्मेलन जो अंग्रेजों के द्वारा आयोजित किए गए थे उनमें से मात्र उनके द्वारा किस सम्मेलन में भाग लिया जाता है, यह बात नोट करके हमें याद रखनी है कि कांग्रेस के द्वारा केवल 1 गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया जाता है। याद रखेंगे, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। केवल एकमात्र कांग्रेस के द्वारा किस गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और उसमें भी हमें याद रखना है कि इसमें भी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन रहेंगे, महात्मा गांधी रहेंगे। इसमें भी प्रतिनिधि के रूप में कौन रहेंगे, महात्मा गांधी। यानी कांग्रेस के द्वारा एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग तो लिया गया, लेकिन उनमें भी प्रतिनिधि के रूप में कौन थे, महात्मा गांधी जी। याद रखेंगे, गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो याद रखना है, इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया, इसमें कांग्रेस के द्वारा भाग नहीं लिया जाता है। कांग्रेस द्वारा भाग नहीं लिया जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में से केवल हमें यही बात याद रखनी है कि एकमात्र जो गोलमेज सम्मेलन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि इससे पहले गांधी इरविन समझौता हो जाता है और उसमें समझौता होने के आधार पर ही कांग्रेस के लोग हैं वो गोलमेज सम्मेलन में या उनकी जो बैठक होती थी उनमें भाग लेने के लिए राजी होते हैं। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। अब प्रथम सम्मेलन था, इसमें जो सदस्य संख्या की यदि हम बात करते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सदस्य संख्या परीक्षा में पूछी जाती है, तो याद रखेंगे टोटल 89 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। याद रखेंगे हम लोग, इसमें 89 में से जो 76 लोग थे वो भारतीय थे। 76 लोग कौन थे, भारतीय थे। और 13 कौन थे, ब्रिटिश। 13 कौन थे, ब्रिटिश। अच्छी तरह से ये बात याद रखनी है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने भारतीयों के द्वारा भाग लिया गया, 89 सदस्यों के द्वारा। टोटल सदस्य 89 थे, उनमें से भारतीय सदस्य कितने रहेंगे, हम अच्छी तरह से याद रखेंगे कितने रहेंगे, 76 भारतीयों के द्वारा भाग लिया गया। और 76 भारतीयों में से भी 16 जो हमारे थे वो देशी रियासतों से संबंधित थे। अच्छी तरह से याद रखना, 16 थे वो किससे संबंधित थे, देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कि कौन से ऐसे राजस्थान के जो नेता थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में राजस्थान के प्रतिनिधि कौन कौन थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हमें याद रखना है कि राजस्थान के प्रतिनिधित्व करने वाले 3 राजा थे। राजस्थान के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कितने राजा थे, 3 राजा थे। प्रतिनिधियों की संख्या यदि पूछी जाती है तो कितनी लिखनी है, हमें 3 लिखनी है। अच्छी तरह से याद रखना है। नंबर 1 पर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा, बीकानेर के राजा गंगा सिंह, बीकानेर के राजा गंगा सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, धौलपुर के याद रखना कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, उदयभान सिंह। तीसरा रहेगा अलवर, तीसरा व्यक्तित्व रहेगा अलवर। याद रखेंगे अलवर से जय सिंह, अलवर से जय सिंह। बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का वो राजा कौन सा था देशी रियासत से संबंधित जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो याद रखेंगे ये गोलमेज सम्मेलन की कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलन कितने थे, संख्या भी कई बार पूछी जाती है। तो सम्मेलनों की संख्या कितनी थी, 3, और तीनों किस स्थान पर आयोजित हुए, लंदन। यदि सन के रूप में प्रश्न पूछा जाता है फैक्ट सीधा, तो पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा
32। बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मान सकते हैं, वेरी मोस्ट है ये कि कांग्रेस के द्वारा किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। एकमात्र कांग्रेस के द्वारा किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाता है। तो हमें यह बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था, क्योंकि उससे पहले गांधी इरविन समझौता हो जाता है, कांग्रेस राजी हो जाती है, और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन द्वितीय, और उसमें भी कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया गया। प्रथम की यदि तिथि पूछी जाती है तो हम याद रखेंगे 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931। स्थान यदि पूछा जाता है, लंदन तो वैसे शहर की जगह ही है, लेकिन स्थान यदि पूछा जाता है सेंट जेम्स पैलेस लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता। जॉर्ज पंचम उस समय क्या था, ब्रिटिश सम्राट था। तो ये बात हम याद रखेंगे। सदस्यों की संख्या 89 थी, 76 भारतीय थे, 13 ब्रिटिश थे। क्षेत्र में से भी देशी रियासतों के कितने सदस्यों ने भाग लिया, 16। और अच्छी तरह से राजस्थान के लिए हमें याद रखना कि राजस्थान से कितने देशी रियासतों ने राजाओं ने भाग लिया, 3। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, धौलपुर से महाराजा उदयभान सिंह, और अलवर से जय सिंह। अलवर से जय सिंह। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय हमें याद रखना है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय गवर्नर जनरल जो आपका रहेगा वो अच्छी तरह से हमें याद रखना है, लॉर्ड इरविन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड इरविन। फिर से लिख रहा हूं, बड़े अक्षरों में नाम याद रखना, पूछा जाएगा क्योंकि द्वितीय में चेंज हो जाएगा, लॉर्ड वेलिंगटन होगा, इसलिए यह बात याद रखना कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड इरविन रहेगा। प्रधानमंत्री कौन रहेगा, रैमजे मैकडोनाल्ड रहेगा, और वहां का सम्राट कौन रहेगा, जॉर्ज पंचम रहेगा। अलग अलग प्रतिनिधियों ने भाग लिया, एमआर जयकर, बीएस मुंजे, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इसके बाद में प्रथम गोलमेज सम्मेलन समाप्त होने के बाद में होता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता गांधी इरविन समझौता हमें याद रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद इनका कालक्रम पूछा जाता था, ये बात याद रखना कि गांधी इरविन समझौता, अच्छी तरह से याद रखना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब होता है। इस बात को याद रखना है कि गांधी इरविन समझौते की तिथि क्या है, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 17 फरवरी से ये इनकी जो वार्ता है वो स्टार्ट हो जाती है। ये जो सम्मेलन होता है किसके बीच में होता है, गांधी इरविन समझौता। एक तरफ तो कौन रहेंगे, महात्मा गांधी, एक तरफ कौन रहेंगे, महात्मा गांधी, और दूसरी तरफ हमारे रहेंगे गवर्नर जनरल। महात्मा गांधी वर्सेस किसके बीच में होगा, लॉर्ड इरविन के बीच में। महात्मा गांधी वर्सेस किसके बीच में, लॉर्ड इरविन के बीच में ये समझौता होगा। बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं इसलिए याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। जो इनकी वार्ता थी सम्मेलन की वो स्टार्ट हुई थी आपकी 17 फरवरी से। इस मुद्दे पर वार्तालाप स्टार्ट हो जाता है, लेकिन समझौता कब होता है, 5 मार्च 1931 को होता है। किन के बीच में ये समझौता होता है, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन। उस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए ही इनके बीच में ये समझौता किया जाता है। यदि हम बात करते हैं कि ये किस स्थान पे आयोजित किया गया, स्थान की बात करते हैं तो ये किस स्थान पे होगा, दिल्ली में। गांधी इरविन समझौता किस स्थान पे हुआ, दिल्ली में हुआ। इसलिए इस गांधी इरविन समझौते का दूसरा नाम क्या रहेगा, दिल्ली समझौता भी इसको कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता दिल्ली में होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली पैक्ट कह सकते हैं आप, या इनको आप दिल्ली समझौता भी कहते हैं।
तो दिल्ली समझौता कई बार पूछा जाता है। गांधी इरविन तो नाम सबको बताया, लेकिन उपनाम से भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये सम्मेलन दिल्ली में होने के कारण इनको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को, जो किन के बीच में, महात्मा गांधी और किन के बीच में, लॉर्ड इरविन उस समय क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। उनके बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था अपनी मांगों के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए, उस मांगों को स्वीकार करने के लिए उन्होंने एक बैठक रखी और इन दोनों के बीच में समझौता होता है। इन्हीं को हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता। इस समझौते में जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि समझौते में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, इन दोनों के बीच में समझौते में जो भूमिका निभाई, समझौता में भूमिका निभाने वाले दो व्यक्तियों के नाम बहुत महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है कि समझौता में जो भूमिका निभाई थी वो किसके द्वारा निभाई गई। वो बात अच्छी तरह से आप याद रखना कि समझौते में जो भूमिका थी वो किसके द्वारा, एक तो थे एमआर जयकर और दूसरे तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू व दूसरा व्यक्तित्व था एमआर जयकर। इन दोनों की मध्यस्थता से, एमआर जयकर और तेज बहादुर सप्रू, इन दोनों की मध्यस्थता से यह समझौता है वो आयोजित किया जाता है। तो याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक बार के लिए क्या कर दिया जाता है, गांधी इरविन समझौते से सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। और इसी समझौते के तहत, इस गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गई। कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन कौन सा, द्वितीय, क्योंकि प्रथम तो इससे पहले हो गया, द्वितीय में भाग लेने के लिए राजी और कांग्रेस के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाता है। किस व्यक्तित्व के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। इसी में क्या किया जाता है, एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित, सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से क्या कर दिया जाता है, स्थगित। कुछ शर्तें रखी थी। गांधी जी ने कहा कि जो शराब की दुकानें हैं, मदिरा की जो दुकानें हैं, उन पे शांतिपूर्वक धरना देने का अधिकार हमें मिलेगा। समुद्र तट पे जो लोग रहते हैं उनको नमक बनाने का अधिकार मिलेगा। इस तरह की कुछ शर्तों के साथ में ये गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। कांग्रेस राजी हुई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए और इसके बाद में गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाता है। तो ये बातें हमें याद रखना है कि गांधी इरविन समझौता जो दूसरा किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली से, कब, 5 मार्च 1931, वार्ता 17 फरवरी को प्रारंभ हुई थी। 5 मार्च को समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के समय हुआ, इरविन के बीच में हुआ था। स्थान दिल्ली, इसलिए इसको दिल्ली समझौता कहते हैं। समझौते में जो भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिन दो व्यक्तियों की मध्यस्थता से ये सम्मेलन में, इस सम्मेलन में जो इनके बीच में राजीनामा हुआ वो तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर की मध्यस्थता से गांधी इरविन समझौता हुआ। अच्छा प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका किन व्यक्तित्व की रही, किन व्यक्तियों की रही, तो हमें याद रखना तेज बहादुर सप्रू और दूसरा व्यक्तित्व था एमआर जयकर। और इसमें कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए हामी भर ली और इसके बाद में एक बार के लिए ये जो सम्मेलन था वो क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। इसमें गांधी जी ने सबसे बड़ी एक जो कमी थी गांधी जी की, उन्होंने एक शर्त और रखी थी कि राजनीतिक कैदी, जो राजनीतिक कैदी थे,
राजनीतिक कैदियों की रिहाई, राजनीतिक कैदियों की रिहाई गांधी जी ने उनको छोड़ने के लिए कहा, लेकिन जो हिंसा से लिप्त थे, यानी उनको हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, हिंसा के कारण जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनकी रिहाई की मांग नहीं की, उन लोगों की रिहाई की मांग नहीं की। तो हमें पता है कि केंद्रीय असेंबली पे 8 अप्रैल 1929 को जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया सैंडर्स की हत्या के आरोप में, जो लोग साथ थे उनके कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931, और ये समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। तो इस समझौते के तहत गांधी जी ने ये शर्त नहीं रखी, उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों ने हिंसा की है और जिन्होंने अपराध किया है उन व्यक्तियों की रिहाई की मांग गांधी जी के द्वारा नहीं की जाती है। इसलिए भारतीय जनता फिर से गांधी जी से बहुत ज्यादा नाराज हो गई, क्योंकि हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर रखा था और 23 मार्च को उनको फांसी होनी थी, और गांधी जी ने उनकी रिहाई की मांग नहीं की गई थी। इस गांधी इरविन समझौते की जो पुष्टि होती है वो होती आगे किस सम्मेलन में, आगे जो किस सम्मेलन में होगी, गांधी इरविन समझौते की जो पुष्टि होगी वो किस सम्मेलन में, वो होगी आगे 1931 में। कांग्रेस का आयोजित कौन सा सम्मेलन हम याद रखेंगे, 1931 में गांधी जी का कौन सा सम्मेलन, कांग्रेस का कौन सा सम्मेलन आयोजित किया जाता है, कराची अधिवेशन, याद रखना। कौन सा सम्मेलन, कराची अधिवेशन, कराची पाकिस्तान में है। 1931 में कांग्रेस का यह सम्मेलन आयोजित किया गया, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब हुआ हम याद रखेंगे, 1931। कराची अधिवेशन मार्च 1931 में, याद रखना है, मार्च 1931 में, बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, याद रखना है नाम, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसकी अध्यक्षता जो की जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। याद रखना है, गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी की सबसे बड़ी भूल, सबसे ज्यादा उनका जो विरोध हुआ था वो कराची अधिवेशन में हुआ था, क्योंकि उन्होंने हमारे 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के रिहाई की मांग उन्होंने नहीं की थी। तो कराची अधिवेशन मार्च 1931 में इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाती है। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का प्रस्ताव रखा। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, गांधी इरविन समझौते का प्रस्ताव, समझौते का प्रस्ताव रखा। अच्छी तरह से याद रखना है कि ये जो प्रस्ताव रखा गया गांधी इरविन समझौते का, ये रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखेंगे, गांधी इरविन समझौते में जो गांधी इरविन समझौते का प्रस्ताव कराची अधिवेशन में किस व्यक्तित्व के द्वारा रखा गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गांधी इरविन समझौते का प्रस्ताव इसमें रखा। जगह जगह गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, जगह जगह कराची में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, विशेष रूप से नौजवान सभा के द्वारा। नौजवान सभा जिसकी स्थापना हम पढ़ चुके हैं 1926 में लाहौर में सबील दास, यशपाल और भगत सिंह के द्वारा गुप्त क्रांतिकारियों के रूप में की गई थी। उन नौजवान सभा के साथियों के द्वारा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। नौजवान सभा के साथियों ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे, उनका विरोध किया था, पूरे देश में उनका विरोध था। विरोध इसलिए था, हमें याद रखना है, क्योंकि गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के तहत उन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की रिहाई की मांग नहीं की थी। इसलिए हमारे युवा क्रांतिकारी गांधी जी का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो याद रखेंगे,
कराची अधिवेशन कब हुआ? मार्च 1931 में। अध्यक्षता जो की जाती है किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जाती है। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का प्रस्ताव किस व्यक्तित्व के द्वारा रखा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्ताव रखा जाता है। और गांधी जी को बहुत ज्यादा, गांधी जी का इस समझौते में विरोध, इस अधिवेशन में विरोध किया गया, काली झंडी दिखाई गई नौजवान सभा के साथियों के द्वारा। और यह भी बात हमें याद रखने की, पहली बार मौलिक अधिकार, ये राजनीतिक घोषणा के तहत वो आर्थिक कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तुत किए गए? आर्थिक कार्यक्रम जो आगे नीति निर्देशक तत्वों के मुख्य आधार बने। मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम याद रखने हैं कि इनके साथ में मूल कर्तव्य भी, इनके मौलिक अधिकार और कर्तव्य और आर्थिक कार्यक्रम ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव के रूप में रखे गए? पहली बार कराची अधिवेशन मार्च 1931 में होता है। याद रखना है इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते की क्या की जाती है? पुष्टि की जाती है। प्रस्ताव जो रखा जाता है बड़ी मुश्किल से उस गांधी इरविन समझौते का इसमें अनुमोदन किया गया, क्योंकि अधिकतर जो क्रांतिकारी थे वो इनके क्या थे? विरोधी थे। गांधी जी ने गलत निर्णय लिया, जैसे ही आंदोलन परवान पे चढ़ा और वार्तालाप करके उसको फिर से क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। तो इस तरह से जैसे तैसे करके गांधी जी ने इस आंदोलन, इस अधिवेशन के तहत अपना प्रस्ताव पारित करवा दिया। और इसी के तहत गांधी जी ने कहा, इस कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा, कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं। कराची अधिवेशन में गांधी जी द्वारा कहा गया कि गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, गांधी जी ने कहा था। किस अधिवेशन में? याद रखना हमें, किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रही वो हमने पढ़ी है। तो कराची अधिवेशन कराची पाकिस्तान में स्थित है। मार्च 1931 में अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। मुख्य जो प्रस्ताव पारित किया गया, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, आर्थिक कार्यक्रम, ये नीति निर्देशक तत्वों के आधार बने। भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो नीति निर्देशक तत्व लागू की गए, अधिकतर जो मुख्य अवधारणा थी वो इसी अधिवेशन की थी। मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, जो राजनीतिक घोषणा के तहत जो पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन से? सरदार पटेल, जिन्होंने भारत का एकीकरण किया। हमें याद रखना कि सरदार पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसके तहत मौलिक अधिकार, कर्तव्य और आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा कांग्रेस के द्वारा उस अधिकार के तहत, उस अधिवेशन के तहत की गई थी। तो इसके बाद में गांधी इरविन समझौते को इस कार्यक्रम में क्या कर दी गई? पुष्टि कर दी गई। इसके बाद में कांग्रेस के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया जाता है? भाग लिया जाता है। कांग्रेस के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाता है। इसकी चर्चा अपन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की चर्चा अगली क्लास में करेंगे।